प्रिय मित्रों, आज हम सब अलंकार विवेचन के अंतर्गत अनियुक्ति अलंकार की चर्चा करेंगे। इस चर्चा के पश्चात आप अनियुक्ति अलंकार के अर्थ, परिभाषा एवं भेद जान पाएंगे, समझ पाएंगे। मित्रों, अनियुक्ति एक अर्थ अलंकार है। अनियुक्ति शब्द दो शब्दों अन्य एवं उक्ति के योग से बना है। अनियुक्ति अलंकार का जो भाव है वह इन दो शब्दों में समाहित है। वास्तव में अनियुक्ति अलंकार में कवि के द्वारा अपनी काव्य रचना में प्रत्यक्ष कथन के माध्यम से अप्रत्यक्ष व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, कराया जाता है। कवि किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के लिए, किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य करके अपनी बात कहता है अनियुक्ति अलंकार में। तो हम कह सकते हैं कि वह अलंकार जहाँ पर प्रत्यक्ष कथन के माध्यम से अप्रत्यक्ष व्यक्ति अप्रत्यक्ष व्यक्ति या वस्तु का बोध कराया जाता है, वहाँ अनियुक्ति अलंकार होता है। अनियुक्ति अलंकार में जो बात कही जाती है वास्तव में वह दूसरों के लिए होती है। अन्य यानी दूसरों से संबंधित उक्ति जब काव्य रचना में कवियों के द्वारा व्यक्त की जाती है, कही जाती है, लिखी जाती है, रची जाती है, तब वहाँ हम अनियुक्ति अलंकार की उपस्थिति देखते हैं। मित्रों, सामान्य बातें सीधे सीधे कही जा सकती हैं, लेकिन जो विशिष्ट बातें होती हैं, विशेष बातें होती हैं, जो जीवन के मार्मिक पक्षों से जुड़ी हुई बातें होती हैं, संवेदनशील बातें होती हैं, उनकी अभिव्यक्ति सीधे सीधे नहीं हो सकती है, या फिर हम सीधे सीधे कहने में संकोच महसूस करते हैं। सामने वाले को लक्ष्य करके वह बात कही जा रही है और सामने वाला उस बात को किस रूप में ग्रहण करेगा, नकारात्मक रूप में भी वह ले सकता है कि ये हमारे ऊपर व्यंग कर रहे हैं, हमको नीचा दिखा रहे हैं, प्रकारांतर से मेरे सम्मान को, मेरे स्वाभिमान को, मेरी भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं। यही कारण है कि अनियुक्ति अलंकार में कवि अपनी बात प्रत्यक्ष रूप में ना कह करके अप्रत्यक्ष रूप में कहता है। दूसरों से संबंधित उक्ति, अन्य यानी दूसरों से संबंधित उक्ति अनियुक्ति अलंकार में कही जाती है। अब हम लोग अनियुक्ति अलंकार के दो उदाहरण देखेंगे समझने के लिए। मित्रों, जो पहला उदाहरण है उस पर हम लोगों ने पूर्व में भी चर्चा किया है। अन्य अलंकारों के विवेचन के संदर्भ में महाकवि बिहारी का वह प्रसिद्ध दोहा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही से बंध्यो आगे कौन हवाल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही से बंध्यो आगे कौन हवाल। तो मित्रों, इस दोहे का एक प्रसंग है, एक संदर्भ है, जो हम सब जानते हैं कि राजा जय सिंह की नई शादी हुई थी, संभवतः दूसरी तीसरी शादी हुई होगी, और अपनी नव परिणीता पत्नी के प्रेम में
राजा जय सिंह इतने डूबे कि वे राजकाज राजपाट के जो उनके कर्तव्य थे उसको भी भूल गए। दिन रात वे आमोद प्रमोद में व्यस्त हो गए, भूल गए सब कुछ। काम काज कर्तव्य की सुधि उनको नहीं रही। तो इस दोहे के माध्यम से अन्योक्ति अलंकार के द्वारा महाकवि बिहारी ने राजा जय सिंह को उनके कर्तव्य का बोध ज्ञान कराया, उनके कर्तव्य का ज्ञान उनको कराया, उनको बताया कि जिस कार्य में वे रत हो गए हैं, रति में रत हो गए हैं, उसका उचित समय अभी नहीं आया है। तो यहाँ भौंड़े के माध्यम से कवि बिहारी ने अपनी बात कही है कि पुष्प में न पराग है न मधुर है, और वह अभी कली के रूप में है, यानी अल्प विकसित है और तुरंत उसका विकास होने वाला भी नहीं है। उसके विकास में भी एक समय लगेगा, अभी समय लगेगा उस कली को पुष्प के रूप में विकसित होने में और उसमें पराग आने में। और अली कली ही से बंध्यो आगे कौन हवाल। अगर अभी ही कली यानी भौंड़ा, कली अली माफ़ करेंगे, अली यानी भौंड़ा कली में बंध जाएगा, कली से बंध जाएगा, तो आगे फिर उसका क्या होगा भगवान जानते हैं। मतलब यहाँ यह आशंका भी व्यक्त की गई है कि समय से पूर्व ही जो अनुरक्त हो जाए, बाद में उसका क्या होगा, उसकी स्थिति कैसी होगी, अच्छी नहीं होगी। यह प्रकारांतर से इसका संकेत कवि करता है। तो यहाँ राजा जय सिंह को महाकवि बिहारी ने भ्रमर के रूप में संबोधित किया और उनकी नव परिणीता पत्नी को कली कहा और उनको समझाया कि अभी जो आपकी पत्नी है वह कली के रूप में है, अभी धीरे धीरे जब उचित समय आएगा तब जो आपका जो कर्तव्य है वह आप करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है वह अपनी प्रजा की देखभाल करना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है। और जो अंतःपुर में उनको एक कागज़ पर लिख करके यह दोहा भेजा था महाकवि बिहारी ने, और तुरंत इस दोहे का भाव समझ गए राजा जय सिंह और वापस लौटे राज दरबार में, और उन्होंने महाकवि बिहारी को सम्मानित किया, राज कवि का दर्जा प्रदान किया और उन्हें इस तरह के और भी दोहे माफ़ करेंगे और दोहे लिखने के लिए प्रेरित किया। मित्रों, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि कवि ने अन्य उक्ति का सहारा लिया है, अन्य व्यक्ति राजा जय सिंह के लिए अपनी बात कही है। प्रत्यक्ष कथन से अप्रत्यक्ष व्यक्ति राजा जय सिंह का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार माना जाएगा, अन्योक्ति अलंकार की उपस्थिति है। दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं मित्रों, हम लोगों ने पहले भी देखा है इस उदाहरण को, अन्योक्ति अलंकार के संदर्भ में देखते हैं एक बार पुनः। मालिन आवत देख कर कलियन करे पुकार, मालिन आवत देख कर कलियन करे पुकार, फूली फूली चुन लियो काली हमारी बाग। जब मालिन पुष्प चुनने के लिए, फूल चुनने के लिए, तोड़ने के लिए आती है तो कलियां जो है वह आपस में बातचीत करने लगती हैं, परेशान हो जाती हैं, एक दूसरे को संबोधित करने लगती हैं कि फूली फूली चुन लियो काली हमारी बात। आज जितने हम लोगों में से कलियां विकसित होकर के पुष्प बन गई थीं, फूल बन गई थीं, उन सब को मालिन ने चुन लिया। कल हम लोग भी पुष्प बन जाएंगे, फूल बन जाएंगे और मालिन हम लोगों को भी चुन लेंगे, तोड़ लेंगे। मतलब
कि हम लोगों के जीवन का अंत भी जो है वह निकट आ गया है। तो प्रकारांतर से यहाँ जो है वह प्रत्यक्ष के माध्यम से अप्रत्यक्ष यानी अंत निकट है, मृत्यु समीप है। जीवन का शाश्वत सत्य जो है वह मृत्यु है, चिरंतन सत्य मृत्यु है, उसे कोई टाल नहीं सकता है, उसी की ओर कवि ने संकेत किया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष के माध्यम से जो है अप्रत्यक्ष वस्तु का बोध हो रहा है, जीवन की क्षणभंगुरता, मृत्यु का शाश्वत होना उसका बोध हो रहा है। अतः यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार की उपस्थिति है। तो मित्रों, अन्योक्ति अलंकार में प्रत्यक्ष के माध्यम से अप्रत्यक्ष का बोध होता है, प्रत्यक्ष कथन के द्वारा अप्रत्यक्ष व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो बात कही जाती है वह दूसरों के लिए कही जाती है और विशेष बात होती है, वह छोटी मोटी बात नहीं होती है। गौर करने वाली बात है कि वह बात बड़ी बात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।